In this video, we are going to learn about पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हमें सीयूटी एग्जामिनेशन में 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इसका वेटेज होता है 10% नियरली। सो लेट्स सी द टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू पैराजम्बल्स। अब पैराजम्बल्स में जो पैरा वर्ड है ये स्टैंड करता है पैराग्राफ के लिए। Parajumbles are a type of question where a set of jumbled sentences are given and the task is to arrange them in a logical order to form a coherent paragraph. अब पैराजम्बल्स जो होते हैं वो एक क्वेश्चन का टाइप होते हैं जहां पे हमें एक सेट गिवन होता है जम्बल्ड सेंटेंस का। जम्बल्ड सेंटेंस मीन्स जो सेंटेंस होते हैं वो जम्बल्ड वे में होते हैं, उनका जो ऑर्डर होता है वो जम्बल्ड होता है, रैंडम होता है। एंड द टास्क इज टू अरेंज देम इन अ लॉजिकल ऑर्डर। और हमारा टास्क क्या होता है कि वो जो ऊपर नीचे दिए गए सेंटेंस है उन्हें एक लॉजिकल ऑर्डर में हम अरेंज करें टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, जिससे कोहेरेंट मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। अगर हम इसे इजी वे में समझना चाहो तो हम इसे ऐसे रिवर्स ऑर्डर में समझ सकते हैं कि सपोज हमें एक पैराग्राफ है जिसमें 3 to 4 सेंटेंस है। अब वो सेंटेंसेस का ऑर्डर हमने बदल दिया, ऊपर नीचे कर दिया और हमें वो क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया गया। अब हमें क्या करना है, उन सेंटेंसेस को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है और इस जिससे एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके और उसे ही हमें आंसर करना होता है। नाउ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द ओपनिंग सेंटेंस। हमें ओपनिंग सेंटेंस सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसे पहचानना है। यूजुअली दिस विल इंट्रोड्यूस अ टॉपिक और सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर द पैराग्राफ। अब ये क्या होता है, जनरली किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है या फिर कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा होता है पैराग्राफ का, कि पैराग्राफ किस बारे में है, पैराग्राफ का मेन टॉपिक क्या है, यह हम आइडेंटिफाई करके जो फर्स्ट लाइन है वो उसके इंट्रोडक्शन के फॉर्म में हम उसे फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड इज लुक फॉर कनेक्टर्स। अब हमें कनेक्टर्स जैसे कि however, thus, so इन वर्ड्स को और प्रोनाउंस लाइक he, she, they indicate that the sentence is connected to something said earlier. अब कनेक्टर्स क्या होते हैं? जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। अब however ये हमें कॉन्ट्रास्ट शो करता है। अगर कोई बात कही गई हो और उसके विपरीत हम नेक्स्ट लाइन में कोई बात कह रहे हो तो ये however से हम डिनोट करते हैं, तो हम इससे पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस इसके बाद आएगा, ये कनेक्टर के फॉर्म में काम कर रहा है। सिमिलरली thus, so ये हम किसी बात को आगे कंटिन्यू करने, कंफर्म करने के लिए यूज करते हैं। सो ये भी कनेक्टर्स हो गए। प्रोनाउंस लाइक he, she, they। अब सपोज एक सेंटेंस में राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है और किसी और सेंटेंस में ही ये प्रोनाउन यूज किया गया, तो हम ये बता सकते हैं कि जो ही प्रोनाउन है ये राम इस नाउन के लिए यूज किया गया है, तो ये हम कनेक्टर के फॉर्म में इन्हें देख सकते हैं। सिमिलरली शी और दे, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम दे से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह से हम जो पहले कही गई बात को कनेक्ट करके नेक्स्ट सेंटेंस का पता लगा सकते हैं। सपोज राम जिस सेंटेंस में यूज किया है उस सेंटेंस का नंबर है 3 और ही जहां है उस सेंटेंस का नंबर है 1, तो हम ये पता कर सकते हैं कि 3 के बाद 1 आएगा। इन दिस वे हम कनेक्टर्स की मदद से ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एस्टैब्लिश अ लॉजिक फ्लो। अब लॉजिक फ्लो को एस्टैब्लिश करना मींस एंश्योर दैट द सेंटेंस फॉलो अ कॉज इफेक्ट, क्रोनोलॉजिकल और एक्सप्लेनेटरी ऑर्डर। अब कॉज इफेक्ट, अगर कोई बात कही जा रही है और फिर उसके बाद उसका इफेक्ट बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं कि एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है और फिर एक सेंटेंस में कह रहे हैं कि इससे वुमन के हेल्थ पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हो गई। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि पहले कॉज बताया जा रहा है फिर उसका इफेक्ट बताया जा रहा है। इससे हम उस सेंटेंस के लॉजिकल फ्लो को पता कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल, फॉर एग्जाम्पल, वो पैराग्राफ बेस है किसी की बायोग्राफी पे कि उसका पहले बर्थ हुआ, फिर वो बड़ा होकर अपना सिंहासन पे बैठा है, फिर उसने कुछ वार्स लड़े और फिर उसकी डेथ हो गई, तो ये क्रोनोलॉजी होती है।
और जैसे कोई प्रोसेस है कि पहले किसी चीज को उगाया गया, फिर उसे फैक्ट्री में ले जाके प्रोसेस किया गया, फिर उसको मार्केट में लाके बेच गया है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये क्रोनोलॉजी होती है उनकी, एक मेथड होती है, एक प्रोसेस फॉलो की जाती है, उसके द्वारा भी हम उस पैराग्राफ का फ्लो डिटरमाइन कर सकते हैं। हम उन सेंटेंस का ऑर्डर यहाँ पे बता सकते हैं। और एक्सप्लेनेटरी ऑर्डर, लाइक अगर कोई टॉपिक है कि उसके बारे में बताया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा, तो उससे भी हम एक लॉजिक लगाकर उसका फ्लो डिटरमाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये सेंटेंस इसके बाद आएगा और ये इसके बाद होगा। तो यहाँ पे हमें लॉजिक का भी बहुत ज्यादा यूज करना होता है। लास्ट इज कंक्लूजन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट सम अप्स द पैराग्राफ और प्रेजेंट्स द फाइनल थॉट। इसमें हमें ऐसा सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है जो पैराग्राफ का जो पूरा एक कंक्लूजन है, एक जो फाइनल उसका थॉट जो बता रहा है, प्रेजेंट्स द फाइनल थॉट, कि भाई ये होना चाहिए या फिर इससे ये निष्कर्ष निकलता है, ये बात सामने आती है। तो ये जो सेंटेंस होता है ना, ये कभी भी लास्ट में आता है। पूरे टॉपिक का जो हम समरी टाइप कह सकते हैं, वो उस लास्ट सेंटेंस में दिखाई देता है। तो इससे हम लास्ट सेंटेंस का पता कर सकते हैं। अब नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। इसे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। डायरेक्शंस गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस, रीअरेंज देम टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। अब यहाँ पे हमें 4 जंबल सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें हमें रीअरेंज करके एक पैराग्राफ बनाना है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही दिया गया होगा, पहले डायरेक्शंस होंगे, फिर हमें 4 सेंटेंसेस गिवन होंगे और उसके बाद ऑप्शंस गिवन होंगे 4। अब पहला सेंटेंस का हम मीनिंग देख लेते हैं और फिर मीनिंग देखने के बाद हम लॉजिक यूज करेंगे। यहाँ पे ग्रामर और वोकैब भी उतना इंपॉर्टेंट होता है, उसे भी ध्यान में रखेंगे। और फिर इसका हम लॉजिकल ऑर्डर क्या हो सकता है, ये इन ऑप्शंस के थ्रू मार्क करेंगे। पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। सेंटेंस ए कह रहा है, मेनी ऑफ द टेक्नोलॉजीज वी यूज टुडे वेर डेवलप फ्रॉम स्पेस रिसर्च। तो बहुत सी टेक्नोलॉजीज है जो हम आजकल यूज करते हैं, वो स्पेस रिसर्च से डेवलप की गई है। बी कह रहा है, therefore investment in space research should be considered essential for the progress of modern society। तो जो स्पेस रिसर्च में जो इन्वेस्टमेंट की गई है, वो इसेंशियल कंसिडर की जाती है ताकि मॉडर्न सोसाइटी की प्रोग्रेस हो सके। मतलब कि हमें अगर मॉडर्न सोसाइटी की प्रोग्रेस करना है तो हमें स्पेस रिसर्च में जो इन्वेस्टमेंट है उसे इसेंशियल कंसिडर करना होगा, उसे इंपॉर्टेंस देनी होगी। सी कह रहा है, द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ स्पेस रिसर्च हैज बीन इनॉर्मस। कि स्पेस रिसर्च की जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, इकोनॉमिक के एंगल से जो बेनिफिट्स है, इसके एडवांटेजेस है, वो एनॉर्मस है, बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर में है। बी कह रहा है, स्पेस प्रोग्राम्स आल्सो क्रिएट हाईटेक जॉब्स एंड इंस्पायर न्यू जनरेशंस टू परस्यू साइंस एंड इंजीनियरिंग। स्पेस प्रोग्राम जो है वो हाईटेक जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं और न्यू जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं ताकि वो साइंस और इंजीनियरिंग परस्यू कर सके, यानी ये करियर ऑप्शन अपना सके। तो यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में जो है ना ऑल्सो यूज हुआ है, जो कि कनेक्टर के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में क्या बता रहे, स्पेस प्रोग्राम्स की क्या हमें एडवांटेजेस बता रहा है कि हाईटेक जॉब्स क्रिएट करता है, न्यू जनरेशन को इंस्पायर करता है ताकि वो साइंस और इंजीनियरिंग में करियर परस्यू कर सके। तो ये एडवांटेज बता रहा है। अगर यहाँ पे अल्सो का यूज किया गया है, इसका मतलब इस सेंटेंस से पहले भी एक सेंटेंस आना जरूरी है जिसमें यही एडवांटेज बताए गए हो स्पेस प्रोग्राम के, स्पेस से रिलेटेड जो भी इसका जो टॉपिक है ना मेन, ये स्पेस रिसर्च है। स्पेस रिसर्च आज कई दुनिया में मॉडर्न सोसाइटी में कितना इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने जो मेन टॉपिक है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया है, दैट इज स्पेस रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने देखा कि डी में एक एडवांटेज बता रहा है स्पेस रिसर्च का, और यहाँ पे अल्सो भी यूज करा है। इसका मतलब अल्सो का मतलब क्या होता है, साथ ही या फिर भी। ठीक है, तो इसका मतलब एक और सेंटेंस इसके पहले आना जरूरी है जो कि एडवांटेज बता रहा हूं। अब देखिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ये बता रहा है कि बेनिफिट्स बहुत सारे, पर बेनिफिट्स के बारे में बात हो रही है क्या, नहीं।
अब बी बता रहा है कि स्पेस रिसर्च के इन्वेस्टमेंट को एसेंशियल कंसीडर करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो हम ये भी अभी रहने देते हैं। मेनी ऑफ द टेक्नोलॉजीज वी यूज टुडे वर डेवलप फ्रॉम स्पेस रिसर्च। तो स्पेस रिसर्च से जो बहुत सारी हम जो टेक्नोलॉजीज आज यूज कर रहे हैं वो इसी से डेवलप हुई है, ये एडवांटेज बता रहा है। तो ये फिक्स हो गया कि ए पहले आएगा और उसके बाद डी आएगा। अब बच्चा पी और सी। अब सी कह रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ स्पेस रिसर्च हैव बीन इनॉर्मस। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है ना? तो बेनिफिट्स जब हम कहेंगे बहुत सारे, उसके बाद हम बेनिफिट्स बताएंगे। तो पहले आएगा ऑप्शन सी, उसके बाद ये जो दो है ये बेनिफिट्स बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बी में देयरफॉर वर्ड का यूज हुआ है। देयरफॉर ये क्या बता रहा है कि ये कंक्लूजिंग वर्ड है, ये हमें यहाँ पे समरी बता रहा है। हम इस पैराग्राफ को क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसका रीजन बता रहा है देयरफॉर, कि इसलिए जो स्पेस रिसर्च में इन्वेस्टमेंट है वो बहुत इंसेंशियल कंसीडर की जाती है मॉडर्न सोसाइटी की प्रोग्रेस में। तो ये हमें कंक्लूजन लाइन मिल गई यहाँ पे। सो ये लास्ट में आएंगी बी। So our answer will be CADB, that is option C. I hope this is clear to you all. Thank you.